हेलो स्टूडेंट्स। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का क्या मतलब है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमें कोई बड़ा नंबर दिया जाए जो कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो या बहुत बड़ा हो, जैसे सपोज पावर 100 लिख लेता हूँ मैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम सोचें कि इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये इजीली नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। अगर हमें कह दिया जाए भाई ये 2 पावर 100 जो है इसे डिवाइड करना है किसी नंबर से, लेट बी डिवाइडेड बाय 9, और हमें पता पूछा जाए बताओ भाई इसको अगर 2 पावर 100 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इसमें देखिए एक्चुअली डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं। अगर हम इसको एक्चुअल डिवाइड कर सकते फिर तो कोई इशू नहीं था, फिर तो हमारे रिमाइंडर बता ही देते। अब ऐसा ही नंबर हमें दिया जाएगा 2 पावर 100, 3 पावर 47, 7 पावर 58, 19 पावर समथिंग। तो ऐसे बड़े नंबर को जिसको हम एक्चुअली फाइंड आउट नहीं कर पाए और उस नंबर को किसी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा जाए तो किस तरह से बताना है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ सिंपल सी 2-4 बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में मैं पहले आपको बता रहा हूँ, तो ये हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बताऊँगा किस तरह से करना है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कोई नंबर है हमारे पास, मान लेता हूँ उसको मैंने x से डिवाइड किया और q क्वोशंट है और r है रिमाइंडर। तो बाय डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, हम लिख सकते हैं p को x इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये p और x दोनों इंटीजर हैं तो डेफिनेटली ये q और r भी इंटीजर होंगे, ये भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर p और x अगर हमारे इंटीजर है तो डेफिनेटली q और r जो है क्वोशंट और रिमाइंडर जो है ये भी हमारे इंटीजर ही होंगे। दूसरी बात, अगर r हमारा रिमाइंडर है तो इसके बारे में हमें पता है कि हम अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो इस r की रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके x-1 के बीच में ही रह सकती है, x के इक्वल भी नहीं हो सकती, x से छोटी रहेगी। बिंदु से अगर मैं किसी नंबर को मान लेता हूँ p को डिवाइड करना चाहता हूँ 7 से, तो क्वोशंट कुछ भी आए, मान लेता हूँ q क्वोशंट आ रहा है, रिमाइंडर जो भी आएगा, तो यहाँ श्योर है कि जो रिमाइंडर होगा हमारा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, मैक्सिमम जा सकता है 6 तक। यानी r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 6 तक ही जा सकती है, इससे आगे या इससे कम नहीं हो सकती। यहाँ पर p हमारा इंटीजर है, हमें यहाँ पे इंटीजर के बारे में ही बात करेंगे। तो p अगर हमारा इंटीजर है तो 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेके 6 के बीच में होगा। ये सिंपल हमारा डिवीजन का रूल है जो हमने शायद 8th 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसका यूज किस तरह से करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए। अब यहाँ पे ये बात जो है वो हम इफ एंड ओनली इफ यानी रिवर्स में भी बोल सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूँ, p को x से क्वोशंट q और रिमाइंडर r आता है, तो p को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और रिवर्स भी बोल सकता हूँ कि अगर p इस तरह से लिखा हुआ है x इंटू क्यू प्लस r, तो इसको देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि p को x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझे जरा। अगर p इस तरह से लिखा हुआ है, हमारे इस फॉर्म में लिख के हमें दिया हुआ है, तो हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि p को x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहे तो मान लेता मेरे पास एक नंबर है कोई, ठीक है, यहाँ पर p जैसे हमने कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर है p, चलो उसको p ही लिख लेते हैं। मान लेता हूँ मैं p को ऐसे लिख रहा हूँ 13 लैम्डा प्लस 5, ये इस तरह से लिखा हुआ है, जिसमें बोल दूं कि अगर लैम्डा है इंटीजर, ये p अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए भाई कि p को हमने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि यार ये p इज इक्वल टू 13 लैम्डा लिखा हुआ है, चाहे इसको q समझ लो, एक ही बात है। कांस्टेंट का नाम है वो q भी लिख सकते हो, लैम्डा भी लिख सकते हो। तो ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि p को अगर मैं डिवाइड करूं किसके साथ, 13 के साथ, तो लैम्डा तो यहाँ पर आएगा क्वोशंट और रिमाइंडर आना चाहिए 5।
तो मैं इसको देख के ये बता सकता हूँ कि p को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 होगा। बट अगर मैं कहूँ, मान लेते हैं p इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है 13k प्लस 17। अगर p इज इक्वल टू 13k प्लस 17 लिखा हुआ और ये बोला गया है कि k इंटीजर है, अब आपको कहा जाए बताओ भाई p को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि जो रिमाइंडर है हमारा वो 17 होगा, क्योंकि अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमें पता है कि 0 से लेके 12 के बीच में ही होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 होगी मिनिमम, 0 1 2 3 अप टू 12 तक कुछ भी हो सकती है। 17 जो है वो 13 से बड़ा है, तो 17 को हम रिमाइंडर नहीं बोल सकते। तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, देखिए इस केस में तो हमारा जो 5 था वो 0 से 12 के बीच में था, इसलिए हमने 5 को रिमाइंडर बोल दिया। बट अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू है 13 लैम्डा या 13 इंटू सम इंटीजर प्लस के, ये जो वैल्यू है 17, ये अगर 13 से बड़ी है तो फिर रिमाइंडर क्या होगा। उसके लिए देखिए सेकेंड इस वाले केस में अगर ये वैल्यू 13 से ज़्यादा है तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 13 प्लस 4। ऐसे लिखने पर देखिए अगर इसमें से 13 कॉमन निकाल लूँ मैं और इसको k प्लस 1 प्लस 4 ऐसे लिख लें, तो k देखिए अगर इंटीजर है तो डेफिनेटली k प्लस 1 भी इंटीजर होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं ये 13 इंटू क्वेश्चन सम q, ये k प्लस 1 को मैंने q लिख लिया है, प्लस 4 इस तरह से आ रहा है। तो p अगर 13 q प्लस 4 की फॉर्म में लिखा हुआ और q हमारा इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं कि p को इस सेकंड वाले केस में 13 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो होना चाहिए 4। क्लियर। तो इस तरह से अगर ये वाली वैल्यू 13 से बड़ी आ गई, 13 से बड़ी है तो इसे रिमाइंडर नहीं कहा जा सकता, तो इस तरह से हम रिमाइंडर बता सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं तीसरा एक और केस लेता हूँ, मान लीजिए मुझे ये लिखा हुआ मिल जाता है p इज इक्वल टू 13 इंटू सम इंटीजर, चलो k ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, चलो k लिखा था इसको k डैश लिख देता हूँ, प्लस की बजाय अब चलिए माइनस में लिख लेता हूँ यहाँ पे 6। अब अगर ये k डैश हमारा इंटीजर है और ये p इज इक्वल टू 13 k डैश माइनस 6 लिखा हुआ है, तो अगर हमें पूछा जाए भाई अब बताओ p को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो अब इसमें हम यहाँ पे माइनस 6 को भी रिमाइंडर नहीं बोल सकते, क्योंकि 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 12 के बीच में ही होगी। अगर आप 13 की बजाय किसी और नंबर मान लो 5 से डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगी। अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 6 के बीच में होगी। तो चलिए अभी 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 से 12 के बीच में होना चाहिए। तो ये माइनस 6 जो है इसे अब हम रिमाइंडर नहीं बोल सकते, तो फिर क्या करेंगे इसका इलाज, देखिए ये जो 13 k डैश माइनस 6 है इसको ऐसे लिख सकते हैं -13 प्लस 7। अब ऐसा लिखने पर देखिए इन दोनों में से 13 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे k डैश -1 आएगा, चलो उसे लैम्डा लिख देते हैं प्लस 7। तो देखिए ये जो हमारे पास p है वो 13 लैम्डा प्लस 7 की फॉर्म में लिख दिया हमने, जिसमें k डैश अगर इंटीजर था तो यहाँ पर लैम्डा हमने k डैश -1 को लिखा है, तो वो भी इंटीजर ही होगा। तो अगर ये हमारा p इस केस में 13 लैम्डा प्लस 7 लिखा हुआ है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये 7 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। तो अगर मुझे p कोई नंबर है उसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, तो हम क्या करेंगे, p को कोशिश करेंगे 13 इंटू सम इंटीजर प्लस r की फॉर्म में लाने की, जिसमें जो r है अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से q 13 माइनस 1 दैट इज 12 के बीच में होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट का यूज हम क्या करेंगे, जैसे भी हमने बात की थी कि 2 पावर 100 को या समथिंग ऐसे बड़े किसी नंबर को डिवाइड करना है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस तरह से हम इसका यूज करने की कोशिश करेंगे। हमें अगर कोई भी नंबर दिया, मान लो 2 पावर 100 दिया है, ठीक है, और मुझे बताना है कि इसको 7 से डिवाइड करने पर या इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा टारगेट यही होगा रिमाइंडर बताने के लिए कि किसी तरह से 2 पावर 100 को हम 9 इंटू सम इंटीजर
प्लस आर की फॉर्म में ले चले। और क्योंकि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो आर है इसकी वैल्यू कोशिश करेंगे 0 से 8 के बीच में रहे। अगर हम इसको इस तरह से लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बता देंगे कि 2 पावर 100 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा। 9 की बजाय किसी और नंबर से डिवाइड करना है 2 पावर 100 को, अगर हमें 17 से 15 से ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए कह दिया जाए तो हमारा टारगेट वही होगा कि इसको कोशिश करो किसी तरह से 2 पावर 100 को अगर 15 से डिवाइड करना है तो 15 इंटू सम इंटीजर प्लस आर की फॉर्म में लाने की कोशिश करो। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से तो कोशिश करेंगे आर 0 से लेके 14 के बीच में ही आए, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो भी हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो भी इस रीजन में लाना ही पड़ेगा, तभी हम इसको रिमाइंडर बोल पाएंगे। तो अब ये जो काम करना है उसके लिए हमें हेल्प लेनी है बाइनोमियल थ्योरम की। अब बाइनोमियल थ्योरम इसमें किस तरह से हेल्प करेगी उसके बारे में बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमें इस तरह से लिखने में कैसे हेल्प करती है, उसके लिए देखिए एक सिंपल सा एक्सपेंशन जो हमने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में, x प्लस 1 पावर n का। इसमें जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो लिख सकता हूँ nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1। y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर y 1 हो जाएगा, y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर वो भी 1 होगा, इसीलिए नेक्स्ट टर्म में nc2 x पावर n माइनस 2 इस तरह से मिलेगा। अगर हम चलते जाएं तो हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो हमें मिलेगी ncn y पावर n, y का मतलब 1 है। इससे पहली टर्म जो होगी वो होगी ncn माइनस 1 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस सब में से हम कॉमन निकाल सकते हैं x, तो ये x प्लस 1 पावर n जो है इसे मैं लिख सकता हूँ x को कॉमन निकालने के बाद nc0 x पावर n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 2 रह जाएगी, एंड सो ऑन अप टू लास्ट में ncn माइनस 1 मिलेगा। और ncn की वैल्यू पता है हमें 1 होती है। अब देखिए अगर मैं ये मान लूं कि x हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 1 पावर n को x इंटू लेमडा प्लस 1, लेमडा मैंने इसको लिखा है। और अगर मेरा x इंटीजर है, वैसे तो मैं लिखने को पहले भी इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x लेमडा प्लस 1, इसे लेमडा दे दूं नाम, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो लेमडा है इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकता अभी यहाँ पर कि जो लेमडा है वो इंटीजर होगा या नहीं होगा। nc0 nc1 nc2 के बारे में तो कंफर्म है कि ये जो वैल्यूज है ये इंटीजर ही होंगी। nc0 nc1 nc2 नंबर ऑफ वेज होते हैं, एनसीआर का मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट चुनने के तरीकों का वेज होता है, नंबर ऑफ वेज होते हैं जिसमें हम आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर को एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को चुन सके उसे हम एनसीआर बोलते हैं। और एनसीआर की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि ये वाली वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होगी, पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है। पर जब हमने ये बोल दिया कि x इंटीजर है तो फिर इस बात की गारंटी है कि x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 ये भी सभी इंटीजर ही होंगे। तो यहाँ पर अब ये कंफर्म है कि जो हमारा लैम्डा है वो इंटीजर होगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारा x प्लस 1 पावर n है तो इसे लैम्डा x प्लस 1 लिख सकते हैं, वो तो चाहे x इंटीजर हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर x इंटीजर है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि लैम्डा भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो अगर x प्लस 1 पावर n है तो इसको हम हमेशा इस फॉर्म में लिख पाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारा x प्लस 1 की बजाय x माइनस 1 पावर n हुआ तो इसका क्या होगा, इसमें देखिए अगर सेम तरीके से हम इसको एक्सपेंड करें nc0 x पावर n, अब बीच में माइनस होने का मतलब जो टर्म है वो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, x पावर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर nc1 लिखना है, तो nc1 x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से अब लिखते चलो मैं लास्ट टर्म पहुंचेंगे तो ncn
x पावर तो 0 हो जाएगी, -1 यानी y की पावर आएगी n लास्ट टर्म में। उससे अगर पीछे वाली टर्म देखेंगे तो NC(n-1) x और साथ में -1 की पावर आएगा n-1। ठीक है, वही सेम कहानी अगर यहाँ से देखें फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक, तो इस सब में x प्रेजेंट है, x है, इससे पीछे वाली टर्म में x स्क्वायर होगा, फर्स्ट वाली टर्म में x पावर n है। तो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक सब में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ x। तो x कॉमन निकालने के जब बात बचेगा उसे चलिए लैम्डा लिख लेता हूँ। और n की वैल्यू जो है वो हमें पता है 1 होती है, तो साथ में मिल रहा है हमें -1 पावर n। ठीक है, अब इसमें जो -1 पावर n है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अगर n इवन है तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी λx+1, और अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, ये इवन के लिए था, तो इस केस में -1 की पावर n जो है वो -1 आ जाएगी, तो x लैम्डा या λx -1 आएगा। अब देखिए अगर x इंटीजर नहीं है तो मैं x के बारे में ये नहीं बोलूंगा इंटीजर होगा, मगर ये श्योर है कि x-1 पावर n को हम इन दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो λx+1 या फिर λx-1। ये तब लिखा जा सकता है जब n हमारा इवन होगा, और ये तब लिख सकते हैं जब n की वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, इसमें जो लैम्डा है हमारा उसके बारे में ये बोल सकता हूँ कि अगर x इंटीजर होगा तो 100% श्योर है लैम्डा भी इंटीजर ही होगा, बट बिना x के इंटीजर के मैं लैम्डा के बारे में इंटीजर की कंफर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये दो बातें हमने ध्यान रखनी है, एक तो x-1 पावर n के लिए और दूसरा x+1 पावर n के लिए। x+1 पावर n तो हमेशा लैम्डा x+1 ही रहेगा, चाहे n इवन है चाहे n ऑड है। बट अगर यहाँ पे x-1 पावर n है तो अकॉर्डिंग टू n इवन या ऑड दो केसेस बनेंगे। अब इन दो बातों को हमने जो लिखा, इन दो प्रॉपर्टीज को लिखा, इसकी हेल्प लेते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हमने जो भी स्टार्टिंग में जो एग्जांपल मैंने बोला था, चलिए उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें कहा जाए फाइंड रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय। चलिए दो तीन एग्जांपल ले लेता हूँ। पहला ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो 2 पावर 100 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, या 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए पहले 7 वाला केस करते हैं। अगर मुझे बताना है 2 पावर 100 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ, फिर मैं 17 वाला कर लेता हूँ। अब अगर मुझे ये बताना है 2 पावर 100 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि 2 पावर 100 को किसी तरह से 7 इंटू सम इंटीजर प्लस r की फॉर्म में लिख लिया जाए, और इसमें जो r है हमारा वो 0 से 6 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिख सकूंगा तो r को बता सकूंगा, रिमाइंडर को बता सकूंगा कि वो कितना है। अब इसके लिए देखिए 2 पावर 100 को अगर हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, उसमें हमें हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हेल्प करेगा। हम अगर इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं 7 लैम्डा प्लस 1, तो कोशिश करो ये जो 2 पावर 100 है इसको किसी तरह से 7 प्लस या -1 पावर n बना के खोल सको, क्योंकि इसी से खोलने पर 7 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 या -1 हमें मिल सकता है, जो हमारा कुछ इसके साथ मिलता जुलता रहेगा। तो हमें सोचना यह है कि 7+1 या 7-1 कैसे बन सकता है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चीज आपको बेस में बनानी है, 7+1 या 7-1। 7+1 का मतलब होता है 8 और 7-1 का मतलब है 6। अब आप ये सोचिए 6 और 8 में से कौन सी चीज बेस में आसानी से बन सकती है। हमारे पास पहले बेस में है 2, तो 2 को किस में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, 8 में
या 6 में। तो साफ साफ आइडिया लग रहा होगा कि 2 पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बेस में 8 बनाने की। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, या 2 पावर 3 को लिख सकते हैं 8, फिर उसे 7 प्लस 1 लिख के ये रूल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा तो कुछ एक चीजें क्लियर होगी कि हम चाहेंगे यहाँ पर नीचे 8 बने, 8 का मतलब 2 पावर 3 बने। मगर दिक्कत ये है यहाँ पर 2 पावर 100 है। अगर हम सोचे 2 पावर 3 नीचे बनाने के लिए, यहाँ पे इसको 100 माइनस 100/3 लिख लेंगे और फिर इसको ऐसे लिख देंगे 8 पावर 100/3, और फिर इसको 7 प्लस 1 पावर 100/3 लिख के इसको 7 लैम्डा प्लस 1 लिख देंगे। तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि हम जो बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, जहां से हमने ये रिजल्ट बनाया है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो n की वैल्यू होती है हमारी, वो देखिए नेचुरल नंबर होती है। पावर जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो n नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो तो हम ये रूल यानी x प्लस 1 पावर n को x लैम्डा प्लस 1, या फिर x माइनस 1 पावर n को लैम्डा x प्लस 1 या माइनस 1, इस तरह से नहीं लिख सकते अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में है या n की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको इस तरह से करके लिख दिया और रिमाइंडर 1 बताया, तो हमारा आंसर गलत है। ये 1 आंसर गलत होगा। तो इसको सही से करने का तरीका क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे 100 में से 3 नीचे सीधा सीधा तो नहीं ला सकते, ये श्योर है। मगर ऐसा जरूर कर सकते हैं कि 2 की पावर 100 को 2 की पावर 1 और 2 की पावर 99 लिख लें। अब 2 की पावर 100 को अगर हमने ऐसे लिख लिया, अब देखो 99 में से 2 को 2 की पावर 3 ऐसे नीचे करना अब कोई समस्या नहीं, अब इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो 2 पावर 3 है, ये हो जाएगा हमारा 2 पावर 3 यानी कि 8 पावर 33, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 सॉरी 7 प्लस 1 पावर n। तो देखिए x प्लस 1 पावर n, n का मतलब 33 है, यहाँ पे ये इस फॉर्म में बदल गया है। अब इसमें जो 7 प्लस 1 यानी x प्लस 1 पावर n है, अब इसमें n ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी 7 लैम्डा प्लस 1। इसमें जो हमारा x है वो 7 है यानी कि इंटीजर है, तो डेफिनेटली लैम्डा भी इंटीजर ही होगा, इस बात की गारंटी है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो 2 पावर 100 है उसको इस तरह से लिख लिया 14 लैम्डा, उसको मैं ऐसे लिख दूं 7 इंटू के प्लस 2। यहाँ के मैंने किसको लिखा है, 2 लैम्डा को, और अगर लैम्डा इंटीजर है तो 2 लैम्डा भी इंटीजर ही होगा। तो देखिए हमने 2 पावर 100 को 7 इंटू सम इंटीजर प्लस आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 है। अगर हम 2 पावर 100 को डिवाइड करें 7 से, तो हमारा रिमाइंडर होगा 2। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल जो इसका सेकंड वाला पार्ट था उसको करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें कहा गया था कि 2 पावर 100 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है, तो कोशिश करेंगे 2 पावर 100 को 17 इंटू सम इंटीजर प्लस आर इस फॉर्म में लाया जाए, जिसमें आर की वैल्यू 0 से लेके 16 के बीच में हो। तो हम बता सकेंगे कि ये हमारा आर रिमाइंडर है, लैम्डा इसमें इंटीजर होना चाहिए। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए देखिए फिर वही कहानी, 2 पावर 100 से स्टार्ट करते हैं। अब हम 17 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे नीचे 17 प्लस या माइनस 1 पावर n, इस तरह से इसको बना पाए। अब ये सोचना है कि कौन सा बनाना पॉसिबल है, 17 प्लस 1 या 17 माइनस 1। 17 प्लस 1 यानी कि 18 और 17 माइनस 1 यानी कि 16। अब आप सोचिए बेस में है 2 और हम इन दोनों में से बेस में 18 या 16 किसको आसानी से बना सकते हैं। तो साफ साफ आइडिया लग रहा है कि यार 16 जो है वो 2 पावर 4 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 सॉरी यहाँ गलती से 100 लिख लिया मैंने, 2 पावर 4 16 होता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं नीचे 2 पावर 4 लाने की।
और इस केस में हमें आसानी से 2 पावर 4 मिल जाएगा, ऊपर पावर 25। तो यहाँ पर अगर इसको मैं 16 पावर 25 लिखूं और 17 - 1 इसको लिख के पावर 25 इस तरह से लिखो, तो देखिए x-1 पावर n की फॉर्म में मिल गया है। x का मतलब है 17 और इसको पावर को देखिए 25, ये ऑड है। तो आपको रूल बताया था x-1 पावर n हो तो इसे या तो लिख सकते हो लैम्डा x प्लस 1 या फिर लैम्डा x माइनस 1। अगर n इवन हुआ तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा x प्लस 1, और n अगर ऑड है तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा x माइनस 1। और इस केस में लैम्डा जो है हमारा, सॉरी पावर n जो है हमारी वो 25 है। सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने लैम्डा बोला, n के अकॉर्डिंग इवन ऑड के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये पावर जो है हमारी 25 है तो इसे लिख सकता हूँ मैं 17 इंटू सम इंटीजर माइनस 1। 17 इंटू सम इंटीजर, लैम्डा यहाँ पे कोई इंटीजर है तो इसमें देखिए -1 आ गया, तो मैं -1 को रिमाइंडर तो नहीं बोल सकता क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 16 के बीच में रहती है। तो इसे बनाना पड़ेगा हमें पॉजिटिव, जो कि सिंपल वे से बन सकता है। इसे -1 को -17 + 16 अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो देखिए ये 17 इंटू लैम्डा -1 प्लस 16 इस तरह से मिलेगा, जिसे आप 17 इंटू के प्लस 16 ऐसे लिख सकते हो। जिसमें हमने k किसे नाम दिया है, लैम्डा -1 को। अगर लैम्डा इंटीजर है तो ये जो k है ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो देखिए 2 पावर 100 को हमने 17 इंटू सम इंटीजर प्लस r की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि जो 16 है ये हमारा रिमाइंडर होगा 16। तो इसका मतलब 2 पावर 100 को अगर 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए हमारा 16। तो इस तरह से हम ऐसे किसी बड़े नंबर को डिवाइड करें किसी नंबर से, किसी इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं।